देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगल में होंगे, आप लोग कुशल होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ऐसी आशा मैं करता हूं और जैसी आशा मैं करता हूं ठीक इसी प्रकार की आशा आपके माता पिता आपसे भी रखते हैं। और आप उनकी आशाओं पर कितना खरे उतरते हैं, आप अपने गुरुजन की आशा पर कितना खरा उतरते हैं, यह तो आप ही जानें। आप यदि उनकी आशाओं के अनुकूल यदि रोज़ प्रयास करते होंगे तो यकीनन आपको जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन आपको वो सफलता आपको गर्व का एहसास करवाएगी। वहीं यदि आप अपने माता पिता की सेवा को और अपने माता पिता को सेवा करना आवश्यक नहीं समझते होंगे, सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी ज़रूरी नहीं कि जो आप प्रतिदिन अपने माता पिता के पाँव को दबाएं। कहने का सेवा कई प्रकार से हम लोग अपनी माता पिता का कर सकते हैं। हमने जो भी कार्य को उठाना है, हम जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जो रोज़ संघर्ष करते हैं, हम प्रतिदिन जो संघर्ष करते हैं और संघर्ष जब करते हैं और एक दिन जब सफलता मिलती है तो वास्तविक सेवा माता पिता की हमारी उस दिन होती है। और जिस दिन हम लोग सफल होते हैं उस दिन वास्तव में हमारे माता पिता को यूँ लगता है कि उनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार जो है वह उनको प्राप्त हो गया है। तो माता पिता को वो खुशी, वो आनंद देने के लिए आप रोज़ पढ़िए, भविष्य में आपको ऊंची सफलता अर्जित हो और आप सबके ऊपर माँ सरस्वती भगवती की विशेष कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में 12वीं कक्षा के काव्यखंड के एक और कविता को लेकर के, जिस कविता का नाम है गाँव का घर, जिसके रचयिता हैं ज्ञानेंद्रपति, जिनका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को पठरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। साहित्य जगत के एक ऐसे अनमोल सितारे ज्ञानेंद्रपति जिनकी प्रशंसा हेतु जितने शब्द व्यक्त किए जाए शायद वो न्यून ही होगा। साहित्य जगत के एक ऐसे सितारे ज्ञानेंद्रपति जिनकी कलम में इतनी अनमोल शक्ति थी कि वह समाज में व्याप्त जितनी भी वास्तविकता होती थी उसका बड़ी ही गंभीरता के साथ वह अपनी कलम के द्वारा उजागर करते थे। जैसा कि यह कविता है गांव का घर, प्रथमतः तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने से पूर्व मैं इस पाठ की भूमिका को मैं बता दूं आपको। आज 12वीं कक्षा के हिंदी के गद्य खंड का तो पहले ही हम लोगों ने समाप्त कर लिया था वीडियो सेशन को। आज पद्य खंड का भी काव्य खंड जो हो रहा था विगत दिनों से, उसका आज आखिरी दिन है। अब आगामी वीडियो बनाई जाए या फिर ना बनाई जाए 12वीं कक्षा का, या तो आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग टिप्पणी बॉक्स में बताइएगा कि क्या करना है हमें। बहरहाल 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मुझे उतना लगन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग वीडियो को श्रवण करना भी आवश्यक समझते हैं, एक आध दो बच्चों को छोड़ करके, जैसे में कि प्रिय रोशन बाबू, प्रिय रॉकी बाबू और प्रिय अभिषेक जी छिटपुट कभी कभी आ जाया करते हैं चैनल पर, और बाकी और जो महापुरुष जो हैं उनको आना आवश्यक नहीं समझते हैं वो। बहरहाल मेरा उद्देश्य आप सबकी वीडियो देखने से वाच टाइम को बढ़ाना नहीं है। आप यदि देखते हैं, वीडियो को श्रवण करते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा ही यहाँ पर सीखिएगा। तो ये आपके हित के लिए है। यदि आप लोग आते हैं जिनका नाम लिया वो भी, और जो जिनका नाम नहीं ले सका, हो सकता है कि जो मेरे ज्ञात में न हो कि आप लोग भी आते हो, तो उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं फिर भी कोई बात नहीं है। अन्य चैनलों पर भी पढ़ना जरूरी समझे तो पढ़े, किसी भी प्रकार से पढ़िए, सो करके पढ़िए, बैठ करके पढ़िए, घुसूक करके पढ़िए, कहाँ जहाँ पर मन है वहाँ पर पढ़िए। इस छोटी सी कुटिया में पढ़िए, चाहे बड़का सा डिजाइन वाला जो आकार वाला जो भवन होता है उसमें पढ़िए, या फिर जिस भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने का मन हो, लंदन में पढ़ने का मन हो, पेरिस में, जहाँ पर भी पढ़ने का मन हो पढ़िए, मगर पढ़ाई कीजिए, सफलता अर्जित कीजिए, यही लक्ष्य है, बाकी और कोई लक्ष्य विशेष नहीं है। अब इस पाठ की मैं भूमिका को मैं बता देता हूँ। गांव का घर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, गांव का घर। ज्ञानेंद्रपति ने अपने जीवन के दौरान उन्होंने जिस प्रकार के गांव को अपनी आंखों से देखा, गांव में जिस प्रकार के प्रेम को देखा, गांव के घर की चौखट को जिस रूप में देखा, उन्होंने जिस प्रकार बुजुर्गों की क्रियाकलापों को देखा, जिस प्रकार उन्होंने देखा कि पहले के जो गांव के जो पंच हुआ करते थे उनमें वाकई में ईश्वर वाला गुण हुआ करता था, इसलिए उनको पंच परमेश्वर की संज्ञा दी जाती थी। तो पहले का गांव कैसा था
और अब का गांव कैसा है। अब किस प्रकार गांव में भी बदलाव आ चुका है, गांव में शहरों जैसा वातावरण व्याप्त हो चुका है। तो पहले के गांव और वर्तमान के गांव, अतीत के गांव और वर्तमान के गांव के बीच के अंतर को इसमें बताया गया है। अतीत के गांव में किस प्रकार सर्कस का प्रकाश बुलौआ अर्थात जो सर्च लाइट लगी रहती थी वो किस प्रकार लोगों को ये सूचना दे देती थी कि सर्कस का कार्यक्रम होने वाला है, और लोग दूर दूर से भी वहाँ पर चले आया करते थे। गांव का घर कविता में यह भी बताया गया है कि पहले के समय में जब किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन हुआ करता था अथवा शुभ मांगलिक आयोजन हुआ करता था तो उस वक्त में लोकगीत बजा करता था। मगर आज जिस प्रकार डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर जो गीत बजते हैं वह लोकगीत नहीं बल्कि शोक गीत की संज्ञा उन्होंने दिया है। आज आप लोग अपने परिवेश में भी देखते होंगे कि घर पे शादी विवाह के आयोजनों पर बहुत सारे खर्च होते हैं और सबसे पहले जो चीज़ बुक होता है वो होता है डीजे और ऑर्केस्ट्रा बुक होता है। जैसे ही आएगा डीजे ऑर्केस्ट्रा दरवाजे पर आता है, पहले तो बाजा वाला जो श्री गणेश जब करेगा तो हनुमान चालीसा का को प्ले कर दिया जाएगा। जैसे ही हनुमान चालीसा में होगा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दाय को फल चारी। जैसा ही ये वाला होगा दोहा, पहला दो प्रथम दोहा जो होगा वैसा ही घर में जिसके घर में डीजे आया रहता है वो आएगा, बाजा को रुकवाएगा, कहा ये कथी बजा दिल्ली है, इहे बजावेला हम बाजा मंगल ये बाजा थोड़े बजावे के, तुरंत भोजपुरी चालीसा प्ले होगा। और दूर दराज के की जो फेंकना लड़का सब जो रहेगा, जो कि साफे फालतू लड़का सब जो रहेगा वो आएगा, डीजे बजेगा और लौटाने लगेगा वहाँ पर। और उस वक्त में उस बच्चे की परिवार के सब तमाम सदस्य भी होते हैं। जो बच्चा लोफर टाइप का होता है, जो भोजपुरी गाना पसंद करता है ज़्यादा, और किस प्रकार वहाँ पर का माहौल हो जाता है। भोजपुरी गाने के जो वर्तमान में जो लिखे, बहरहाल पूरी भोजपुरी गाने जितने भी हैं वो सभी नकारात्मक विचार से ओतप्रोत नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। जो पुराने गीत हैं जो कि कहीं ना कहीं माँ की ममता को प्रदर्शित करते हैं, पिता के त्याग को प्रदर्शित करते हैं, अथवा जो धार्मिक आयोजनों पर जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं भोजपुरी, वो एक अलग छवि रखते हैं। मगर वर्तमान में जिस प्रकार के रोमांचक गीत जो प्रस्तुत किए जाते हैं भोजपुरी के अंतर्गत, वो लोगों के मन में नकारात्मक विचार भरने के लिए काबिल। छोटे छोटे बच्चे आप देखिएगा, जो 5वीं क्लास का 4थी क्लास का बच्चा जो है उसको 2 से 20 तक का टेबल याद नहीं है परंतु उसको 2 से लेकर के यदि आप लोग लगातार उसको कहें कि जो आप तुमको कितना भोजपुरी गाना याद है तो लगभग आपको 30-40 तो सुना ही देगा, नॉन स्टॉप सुना देगा, एक लाइन को नहीं छोड़ेगा। पूरे लाइन को एक्सप्लेनेशन भी कहिएगा तो एक्सप्लेनेशन भी कर देगा। तो कभी ने यह बताने का प्रयास किया है जो आज के समय में जो गीत जो बजते हैं वह गीत नहीं बल्कि शोक गीत है। तो इन्हीं बातों को कविता में बताया गया है कि किस प्रकार पहले का जो गांव जो था वो गांव कैसा था और वर्तमान का जो गांव है वो कैसा है। तो दोनों के गांव के बीच के डिफरेंस को बताया गया है। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो इस पाठ से प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। तो लिखेंगे कवि की स्मृति में, स्मृति कहा जाता है याद को, तो लिखेंगे कवि की याद में घर का चौखट इतना जीवित इसलिए है क्योंकि पहले घर की जो पहले गांव में जो घर का जो चौखट जो हुआ करता था उस चौखट पर चहल पहल दिखाई पड़ती थी। अतिथि का आगमन होता था और अंदर में जो महिलाएं थीं वो जैसे ही घर के कोई बुजुर्ग आया करते थे और जैसे वो खांसते थे अथवा पैर के खराउन की आवाज़ जैसे ही उनको सुनाई देती थी त्यों ही महिलाएं अपने माथे पर पल्लू रख लिया करती थी और वो चौखट हमेशा चहल पहल वाला माहौल दिखाई पड़ता था। और परंतु आज वह देखने के लिए नहीं प्राप्त होता है। तो पहले जिस प्रकार अपनत्व और चहल पहल वाला जो वातावरण जो था चौखट पे, इसी कारण से कवि को घर की चौखट कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित है अर्थात जिंदा प्रतीत हुआ करता था, इसलिए क्योंकि लोग आया जा करते थे। आज देखिएगा कि अधिकांश लोगों के घर में, आपके घरों में, हमारे घरों में जो मुख्य दरवाज़ा होता है उस मुख्य दरवाजे को लोग तभी अनलॉक करके रखते हैं जब उनको अंदर जाना होता है अथवा बाहर आना होता है। परंतु जब आना जाना बंद रहता है, जब हम कमरे के अंदर रहते हैं अथवा बाहर चले जाते हैं कहीं, तो अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं बंद दरवाज़ा इस बात की निशानी कहीं ना कहीं बताता है कि हम आने वाले अतिथि के आगमन से उसको मना कर रहे हैं। मगर पहले ऐसा नहीं होता था, चौखट खुला रहता था
और चौखट दरवाज़ा जो था वो खुला रहता था और लोग जब मर्जी तब वो लोग आते थे। मगर हाँ, एक सूचित जरूर किया करते थे, जो घर के बड़े जो आते थे तो अपने आने की सूचना दे दिया करते थे। और आज तो देखते ही होंगे जो घरों में डोरबेल लगा रहता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों हैं। तो लिखेंगे पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए हैं क्योंकि आज के जो पंच होते हैं वह क्या हैं, तो आज के पंच परमेश्वर कहीं ना कहीं उनमें पंच परमेश्वर वाला गुण नहीं है। आज के जो पंच हैं, जो गांव में जिनको कोई फैसला करने के लिए रखा जाता है, उनमें पंच वाला परमेश्वर वाला कोई गुण नहीं है। वह मुँह देखी पंचायती करते हैं। मगर पहले के जो पंच जो हुआ करते थे उनमें परमेश्वर वाला गुण पाया जाता था, ईश्वर वाला गुण पाया जाता था। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। जो वास्तविक वाकई में दोषी होता है उसको सजा दी जाती है, जो वाकई में निर्दोष होता है उसको बाइज्जत बरी कर दी जाती है। मगर आज के परिवेश में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कवि ने कहा है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर के कवि जो है वह चिंतित हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवाज़ भी नहीं आती, यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़, यह आवाज़ क्यों नहीं आती है। तो लिखेंगे यह आवाज़ इसलिए नहीं आती है क्योंकि आज के परिवेश में जो गीत बजाए जाते हैं वह गीत नहीं, वह लोगों के हृदय में उमंग का संचार नहीं बल्कि लोगों के हृदय को छलनी करने का कार्य करते हैं, लोगों के अंदर नकारात्मक विचार भरने का कार्य करते हैं। इसीलिए आवाज़ की रोशनी नहीं आती है। आवाज़ की रोशनी से यहाँ मतलब है गीत संगीत की अनमोल ध्वनि से। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे आवाज़ की रोशनी का अर्थ है गीत संगीत और रोशनी की आवाज़ का अर्थ है कि पहले के समय में जो सर्कस का प्रकाश बुला हुआ अर्थात सर्चलाइट जो लगा करता था तो उसकी रोशनी ही एक अलग थी। उसकी रोशनी जो थी सो दूर दराज के लोगों को अपनी ओर खींचने का कार्य करती थी। मगर आज ऑर्केस्ट्रा पर देखिएगा कि वहाँ पर जो लाइटें लगी रहती हैं बाजे के पास, वो जब लाइटें जब जो कहीं ना कहीं जब प्रकाशमान होती है तो लोगों की आंखों की रोशनी को भी छीन रही हैं। वहीं पर ऑर्केस्ट्रा पर जो गाना बज रहा होता है वह आवाज़ की रोशनी अर्थात वह गीत भी जो है वह जो बज रहा होता है आज के दौर में वह लोगों को आनंद से नहीं भरता है बल्कि लोगों को नकारात्मक विचारों से पूर्णतः भर देता है। अर्थात उस पर जो गीत बजते हैं वह गीत आम जनमानस के हितार्थ नहीं बल्कि आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। तो लिखेंगे कविता में उस शोक गीत की चर्चा है जो शोक गीत आज के दौर में बजाया जाता है। आज के दौर में जो शोक गीत बजाए जाते हैं अर्थात पहले के समय में जो गीत बजा करता था वो लोकगीत की संज्ञा दी जाती थी। मगर आज जिस प्रकार का गीत बजता है वह गीत एक तो तेज आवाज़ में बजता है और तेज आवाज़ में बजता है तो बजता है, मगर ऐसे ऐसे गीत बजते हैं जो गीत कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से बीमार करने का कार्य करते हैं, हमें मानसिक रूप से पूर्णतः अस्वस्थ करने का कार्य करते हैं। तो कविता में उस शोक गीत की चर्चा है जो शोक गीत आज ऑर्केस्ट्रा अथवा डीजे पर बजाया जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। लिखेंगे सर्कस का प्रकाश बुलौआ अर्थात सर्च लाइट किन कारणों से मरा होगा। तो लिखेंगे वर्तमान दौर में जिस प्रकार गांव के लोग आज खुद को संपन्न मानते हैं, गांव के लोग भी अपने आप को बदलते दौर में आधुनिकता के अंधे दौर में इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को बदले हुए महसूस करते हैं अथवा अपने अतीत की यादों को संजोना जरूरी नहीं समझते हैं। इन कारणों से सर्कस का प्रकाश बुलौआ मर चुका है और सर्कस के प्रकाश बुलौआ के जगह पर सर्कस की जगह पर आज टेलीविज़न मोबाइल फ़ोन ने ले लिया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है, इस झुरझुराहट के क्या कारण है। देखेंगे गांव के घर की रीढ़ इसलिए झुरझुराती है क्योंकि गांव में जिस प्रकार पहले जो अपनापन देखने के लिए मिलता था वो अपनापन, वह प्रेम, वह समर्पण का भाव, वह स्नेह आज देखने के लिए नहीं प्राप्त होता है। इस झुरझुराहट का मूल कारण है बदलता हुआ परिवेश, बदलते हुए लोगों के मन मस्तिष्क के विचार। और गांव के घर की रीढ़ की झुरझुराने का मूल कारण यह भी है क्योंकि गांव में पहले एक का दुख पूरे गांव के लोगों का दुख हुआ करता था, मगर आज
एक का दुख सबका दुख नहीं होता है। सबका दुख तो छोड़िए, हमारे पड़ोसी जो होते हैं वह भी हमारे दुख से दुखी नहीं होते हैं। आज का जिस प्रकार का दौर है, उस दौर में यदि दुखी हैं तो आपका पड़ोसी आपको दुख की अवस्था में देख करके खुश रहेगा, और यदि आप खुशी की अवस्था में हैं, आप यदि कोई नवीन चीज खरीद लेते हैं, कोई नई चीज खरीद लेते हैं, अथवा आप तरक्की की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखते हैं, तो यह आपके पड़ोसी के लिए सबसे बड़ी दुख की वजह होती है। यह आज का दौर है। आप इस दौर को अपने इर्द गिर्द भी महसूस करते होंगे कि आज आपके अगल बगल के लोग कैसे हैं। मगर याद रहे, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं इसलिए क्योंकि हमें यह कागजी नॉलेज ही ना हो, बल्कि हमें व्यवहारिक नॉलेज भी हो। तो हमें इस प्रकार का वातावरण नहीं रखना है। हमारा यदि पड़ोसी तरक्की की राह पर अग्रसर है तो हमें इस बात को लेकर के खुशी रहना चाहिए, और यदि वह दुखी है तो हमें भी उसके दुख में दुखी रहना चाहिए, बेशक आपका पड़ोसी आपका दुश्मन ही क्यों नहीं है। क्योंकि हम जब किसी के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं तो इस बात की सूचना ईश्वर तक भी पहुंचती है, और ईश्वर तक हम लोग अच्छे संदेशों को हमको पहुंचाना है। ईश्वर के पास जिस दिन हम लोग जाएं, उस दिन ईश्वर हमसे यह प्रश्न न करे कि तुम्हें तो मैंने देखा था कि तुम दूसरों के दुख में दुखी होने के बजाय बहुत ही प्रसन्न मंद मुस्कुरा रहे थे, अब बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो उस वक्त क्या किया जाए, इस बात का सवाल का जवाब ही ना आपको देना पड़े। आप किसी से ईर्ष्या ही ना रखें, किसी से द्वेष ही ना रखें, इसलिए सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति समर्पण की भावना को भी रखें। पढ़ने का यह भी मकसद होना चाहिए। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मर्म स्पष्ट करे कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति गांव का घर कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता ज्ञानेंद्रपति हैं। और ज्ञानेंद्रपति ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि यदि कोई हाथी जो होता है वह जब अपने दांतों को गवा देता है तो उसकी रूपकता में, उसकी रूप में कहीं न कहीं कमी आ जाती है, और उसका रूप तब आकर्षक और हाथी तब हाथी की तरह नहीं दिखाई देता है ना। उसके रूप में, उसके गुणों में पूर्णतः कमी आ जाती है, क्योंकि हाथी जो है वो अपने गजदंत, हाथी का जो बाहरी दांत जो होता है उस कारण से उसकी छवि होती है, और वह उसका अनमोल कहीं न कहीं भाग होता है शरीर का दांत, और वही जब उसको त्याग देता है तो उसके गुणों में कमी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार आज ऐसा लगता है कि गांव भी अपने दांतों को गवा चुका है, अर्थात गांव में जिस प्रकार प्रेम, अपनापन, समर्पण का भाव जिस प्रकार समाप्त हो चुका है, उसी प्रकार गांव भी उसी हाथी की तरह बन चुका है। जो इस प्रकार हाथी दांतों को गवा देने के पश्चात कहीं न कहीं उसके अंदर गुणों में कमी आ चुकी है, उसी प्रकार आज के दौर में जो गाँव में जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर जो प्रेम, अपनापन समाप्त हो चुका है, इसी प्रकार की स्थिति गाँव की भी हो चुकी है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 9वां नंबर प्रश्न है कि चौखट, भीत, सर्कस, घर, गांव और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को आप कितना सही मानते हैं। देखेंगे चौखट हो गया अथवा भीत अथवा बचपन की याद हो, इन चीज़ों को लेकर के कवि ने जो चिंता जाहिर की है, यह चिंता उनकी वास्तविक चिंता है, और इस चिंता से, उनकी इस चिंता से मैं भी सहमत हूँ, इसलिए क्योंकि वास्तव में यह चिंता का विषय है कि घर का वो चौखट जो कि चहल पहल वाला वातावरण से लैस था वो आज नहीं है, और बचपन की यादें जो कि गाँव से प्राचीन काल से हम लोगों की जुड़ी हुई हैं वो आज देखने के लिए नहीं मिलता है। आज किसी घर के गांव के घर के किसी गली मोहल्ले में बच्चे आपको कहीं न कहीं कोई मैदानी खेल खेलते हुए नज़र आए चाहे ना आए, मगर हर एक चौक चौराहों पर बांध पे, मचान पर बैठ करके अथवा सोते हुए बिस्तर पर आपको विभिन्न प्रकार के फायर वाला जो गेम सब है, फ्री फायर, मैक्स प्रो, डैट प्रो आदि जो गेम सब जो है ना, उस गेम को बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। आप लोग सोचेंगे कि जो गेम का नाम भी मैं सही से नहीं लेता, अब गेम जो 24 घंटा जिस चक्कर में रहे उसी चक्कर में ना उस सब का नाम याद रहेगा जी। तो आप लोग तो तनी मनी यदि खेलते होंगे तो जानबे करते होंगे जो कौन कौन गेम खेला जाता है, मगर मैदानी खेल से आज बच्चे दूर हो रहे हैं। मैदानी खेल का मतलब है कि बच्चे ग्राउंड में जाकर क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, डोडो, जो खेल सब जो होता है उस खेल से दूर होते जा रहे हैं, और फ़ोन के खेल से कहीं न कहीं लिप्त होते जा रहे हैं। इसके पश्चात अगला जो 10वां नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि जिन चीज़ों का विलोप हो चुका है, जिनके लिए शोक है, उसकी एक सूची बनाइए। तो लिखेंगे जिन चीज़ों का लोप हो चुका है, उन चीज़ों में यदि हम लोग कहें तो यह कह सकते हैं कि आज लोप हो चुका है गांव के घर की वह चौखट का, गेरू से लिपा हुआ उस दीवार का,
और जो दीवार गेरू से लिपा हुआ खूबसूरत देखने के लिए मिलता था, जिस पर कि ग्वाला से दूध लिया जाता था, उस पर अंगूठे का निशान लगाया जाता था, वह दीवार लुप्त हो चुका है। वह पंच परमेश्वर लुप्त हो चुके हैं, जो कि सही फैसला लेते थे, लोगों के हित में फैसला लेते थे। जो दोषी होता था उसको सजा दिलवाते थे और जो निर्दोष होता था उसको बाइज्जत बरी कर दी जाती थी। तो वो पंच परमेश्वर खो चुके हैं। वो गाँव में अपनापन खो चुका है, जो अपनापन पहले देखने के लिए मिलता था। गांव में जिस प्रकार कहीं ना कहीं पहले के समय में जो लोकगीत बजा करता था, वो लोकगीत आज खो चुका है, उसकी जगह पर शोकगीत आ चुका है। तो यही सब बदलाव हुआ है गांव के में बदलते दौर में। गांव बदल चुका है, मगर हमें खुद को नहीं बदलना है। बदलते दौर में हमें कुछ प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं, प्राचीन जो रीति रिवाज है, उसको अपनाते हुए चलना है। बड़ों के पाँव को छूना, दूसरों के दुख में दुखी रहना, खुशी में खुशी महसूस करना और सबकी सहायता के लिए समर्पित रहना। पहले गाँव में जब छप्पर उठाना पड़ता था तो एक बार पुकार लगाया जाता था, सभी लोग आ जाया करते थे। आज घर घर बुलाने के लिए यदि जाया भी जाए तो शायद लोग ना आ पाएँ। तो ये बदल चुका है परिवेश, मगर बदलते परिवेश में भी खुद को बदलते हुए दौर में खुद को बदलना है, मगर इस तरह भी नहीं बदलना है कि हमारे पड़ोसियों से भी हमारी बिल्कुल ना बने। और जब हमारे घर में कुछ अशुभ हो तो हमारे पड़ोसी ना आए, और हमारे पड़ोसियों के घर में अशुभ हो तो हम ना जाएं। इतना भी बदलाव अपने अंदर नहीं लाना है। धन्यवाद।